सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 9 लाख के करीब पहुंच गया है और सक्रिय मामलों की संख्या भी 3 लाख से ज्यादा है। लेकिन राहत की बात है कि सरकार के प्रयासों से रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है और ये बढ़कर 63% से ज्यादा हो गया है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 80% को पार कर गया है। कोरोना परीक्षण के काम में भी लगातार तेजी लाई जा रही है और प्रति 10 लाख पर 8,555 से ज्यादा परीक्षण किए जा रहे हैं। कोरोना से जुड़ी खबरों को विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों के साथ। पूर्वी लद्दाख में तनाव घटाने और सैनिकों के पीछे हटने के लिए तौर तरीका तय करने के लिए भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय चौथे दौर की वार्ता आज होगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चुशुल में बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। दोनों पक्षों की तरफ से ऊंचाई वाले क्षेत्र में अमन चैन बहाल करने के खाके को भी अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। चीन की सेना गोग्रा, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है और पिछले एक सप्ताह में उसने पेंगोंग सो इलाके में फिंगर फोर्ट के पास सैनिकों की संख्या घटाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के करीब 2 घंटे की टेलीफोन वार्ता के बाद सैनिकों के पीछे हटने की औपचारिक प्रक्रिया पिछले सोमवार को शुरू हुई थी। दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर 3 दौर की वार्ता हो चुकी है और अंतिम बैठक 30 जून को हुई थी। इस बैठक में दोनों पक्ष गतिरोध दूर करने के लिए प्राथमिकता के साथ जल्द, चरणबद्ध और क्रमिक तरीके से तनाव घटाने पर सहमत हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की पहली वार्ता 6 जून को हुई थी। इस बीच थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कल जम्मू पठानकोट क्षेत्र के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति और तैनात सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अग्रिम क्षेत्र की यात्रा के दौरान फॉर्मेशन कमांडरों और सैनिकों के साथ बातचीत की। थल सेनाध्यक्ष ने पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन और आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी एजेंसियां लगातार समन्वय के साथ काम कर रही हैं और विरोधियों की छद्म युद्ध की नापाक कोशिश को विफल करने के लिए आगे भी इसी तरह काम करती रहेंगी। सेना प्रमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिमी कमान के सैनिकों को संबोधित किया और उनके मनोबल की प्रशंसा की। उन्होंने देश के दुश्मनों के किसी भी दुस्साहस को विफल करने और स्थिति पर नियंत्रण के लिए भारतीय सेना की क्षमताओं पर पूरा विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ ऑपरेशन नमस्ते का समर्थन करते हुए पश्चिमी कमान के प्रयासों की भी प्रशंसा की। भारत और अमेरिका के बीच वाणिज्य मंत्री स्तर की आज पहली व्यापार वार्ता होने जा रही है। कोरोना महामारी के वक्त वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी विल्बर रॉस के बीच हो रही इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। चीन से बदलते दोनों देशों के समीकरण कारोबार जगत में अपार संभावनाओं को पैदा कर सकते हैं। इस दौरान दोनों नेता भारत अमेरिका सीईओ फोरम की बैठक को भी संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच कारोबार की अहम बातचीत से पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत में विदेशी व्यापार की भूमिका से जुड़े संदेहों को दूर कर दिया। वो सोमवार को बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। When we talk of infrastructure, we are not looking at only what we can do within the country. We are looking at greater global engagement. Now, after all, Atmanirbhar Bharat is not about closing India's doors. It's about opening India's doors. It's about greater global engagement, a larger role for our Indian entrepreneurs, businesses, and our youngsters and our stakeholders to become part of resilient global supply chains. भारत और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों को विचार करना होगा। अमेरिका चाहता है कि उसके कृषि, डेयरी, मेडिकल और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों को भारतीय बाजारों में जगह मिले। साथ ही डेटा लोकलाइजेशन की शर्तें आसान हों और भारत आयात शुल्क कम करने पर भी विचार करे। दूसरी तरफ भारत भी चाहता है कि ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई के लिए चीन पर निर्भरता कम की जाए। भारत चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और जो भारत का चाइना के ऊपर इंपोर्ट डिपेंडेंसीज है उसको किस तरीके से कम किया जाए। इसके लिए भारत कुछ पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। उसमें खासकर एक फ्रेमिंग टेक्निकल रेगुलेशन
और जो भारत का जो प्रोडक्ट्स हैं उसके क्वालिटी कंट्रोल मीजर्स को भारत मजबूत कर रहा है। हालांकि कोविड-19 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीकरण बदले हैं। अमेरिका में अचानक बेरोजगारी बढ़ने से H-1B वीजा पर रोक लगी है, जिससे भारतीय कंपनियों पर असर पड़ा है। दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर जोर के चलते अमेरिकी कंपनियां भी कुछ विषयों पर सफाई चाहेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति की दौड़ में हैं और उनका नारा रहा है अमेरिका फर्स्ट। ऐसे में भारत से कारोबार करते वक्त अमेरिका कितनी रियायत देता है, देखने वाली बात होगी, खासकर तब जबकि दोनों देशों के बीच कारोबार में अमेरिका का व्यापार घाटा पिछले 4 सालों से हर साल $21 बिलियन से ज्यादा का रहा है। इतना होते हुए भी एक बात तो तय है कि कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं और भारत के लिए ये सुनहरा अवसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों की एक खासियत ये है कि दोनों एक दूसरे की चिंताओं, समस्याओं और खूबियों को बखूबी जानते हैं। इस बार जो बात होगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार को इस तरीके से बढ़ाया जाए ताकि दोनों एक दूसरे के पूरक अर्थव्यवस्था बन सकें, दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और सबसे अहम बात यह है कि दोनों के बीच व्यापार लगातार बढ़ भी रहा है। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत EU समिट में भाग लेंगे, जिसमें कोरोना संकट के साथ साथ दुनिया के कई मसलों पर मंथन होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन विभिन्न मुद्दों पर व्यापक वार्ता करेंगे। बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच आपसी व्यापार के मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही सुरक्षा, जलवायु, पर्यावरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ये 15वीं शिखर बैठक होगी। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यूरोपीय संघ और भारत में लोगों को ठोस लाभ पहुंचाना है, लिहाजा दोनों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। दुनिया की दिग्गज सर्च इंजन कंपनी गूगल अगले 5 साल में भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कंपनी के सबसे खास कार्यक्रम गूगल फॉर इंडिया के 6ठे संस्करण में कल ये बात कही। कोविड-19 की वजह से इस बार ये कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में कंपनी के CEO सुंदर पिचाई और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत की मजबूत डिजिटल यात्रा और भविष्य के रोड मैप पर अपने विचार साझा किए। भारत की युवा शक्ति और डिजिटल ताकत को पूरी दुनिया जान और मान रही है। इसकी झलक सोमवार को आयोजित गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में भी देखने को मिली। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत की डिजिटल ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज भारत डिजिटल लेन देन में विश्व में अगुवा बनने की राह पर है। In the last 5.5 years of our journey, the way Indian digital products from digital payment to Jam Trinity Jandar Aadhaar Mobile to direct benefit transfer, sending billions of dollars and saving billions of dollars from being appropriated by fictitious claimants. All this is changing the digital narrative of India of digital inclusion. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत लगातार अपनी डिजिटल क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल क्रांति की प्रक्रिया से गुजर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब भारत का वक्त है और भारत की डिजिटल ताकत को गूगल ने पहचाना है। Our Prime Minister has already announced a big scheme for Atmanirbhar Bharat, whereby Indian entrepreneurs have been asked to create new digital products which are made in India. As I have said elsewhere, India's app economy is growing very powerfully. But we have not only to download apps, it is important also to upload apps made in India. These are opportunities waiting to be tapped. वर्चुअल इवेंट में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में ऑनलाइन लाइफलाइन बन गई है। सुंदर पिचाई ने भारत को क्षमताओं से भरा करार दिया और गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के जरिए अगले 5 साल में 75,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। The Google for India Digitization Fund.
Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. Investments will focus on 4 areas important to India's digitization. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने डिजिटल इंडिया के विजन और कोविड-19 से मुकाबले के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से कई मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने सुंदर पिचाई से तकनीक के जरिए भारतीय किसानों और युवाओं की जिंदगी में आने वाले बदलावों समेत तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि सुंदर पिचाई से अच्छी बातचीत हुई। हम दोनों ने विभिन्न मुद्दों पर, विशेषकर तकनीक की ताकत से भारत के किसानों, युवाओं के जीवन में आने वाले बदलाव पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि चर्चा के दौरान मैंने और सुंदर पिचाई ने कोरोना वायरस के कारण काम के कल्चर में आए नए बदलाव पर भी बात की। हमने महामारी के दौरान खेल आदि के क्षेत्रों में चुनौतियों पर भी चर्चा की। इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मुझे जानकर खुशी हुई कि कैसे गूगल ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे एजुकेशन, डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट आदि पर काम किया है। और खबर राजस्थान के हालात से जुड़ी हुई। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का सियासी संकट जारी है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बागी तेवरों के बीच कांग्रेस ने आज फिर विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पायलट को मनाने के लिए कोशिशें भी हो रही हैं। वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपने दोनों विधायकों से तटस्थ रहने को कहा है। इससे पहले जयपुर में सोमवार को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि बैठक में बहुमत की संख्या से अधिक विधायकों ने हिस्सा लिया। इस बीच बीजेपी की तरफ से सरकार के समर्थन में विधायकों की संख्या को लेकर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री के पास आंकड़े हैं तो बहुमत साबित करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ राय की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिला। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह भी मांग की कि एक मेडिकल टीम के जरिए पोस्टमार्टम किया जाए और इसे रिकॉर्ड भी किया जाए। राज्यपाल ने सच्चाई सामने लाने के लिए मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच की जरूरत बताई। उन्होंने राज्य सरकार से मामले की जांच करने को कहा है। उत्तरी दिनाजपुर जिले के बेलिया में बीजेपी विधायक का शव लटका हुआ मिला था। उनके परिवार और समर्थकों ने सीबीआई जांच की मांग की है। हेमतबाद क्षेत्र से विधायक देवेंद्र नाथ राय पिछले विधानसभा चुनाव में वाम गठबंधन के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं बीजेपी विधायक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को हत्या बताया जा रहा है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवेंद्र नाथ राय की मौत को संदिग्ध जघन्य हत्या करार देते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में गुंडाराज और कानून व्यवस्था की विफलता को उजागर करती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों से भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पानी को बचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के तहत चलाए जा रहे राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कैच द रेन कार्यक्रम की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश और देशवासियों को बचाने के लिए हम सबको जल को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की आबादी की 18% आबादी भारत में है, लेकिन सिर्फ 4% पानी ही पीने योग्य है। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी को बचाने के लिए सभी को हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के अभियान कैच द रेन में देशवासियों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत अभियान की तरह जल संरक्षण को भी जन आंदोलन बनाने की भी बात कही है। स्वच्छ भारत अभियान की तरह जल संरक्षण को भी एक जन आंदोलन, जन अभियान बनाना होगा। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बूंद बूंद पानी का संरक्षण करने से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत वर्षा के पानी को विभिन्न स्तरों पर संरक्षित करने का बड़ा अभियान चल रहा है। इस मिशन को पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना योगदान देने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए,
कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत घर लाएंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना के कुल मामले भले ही 9 लाख के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन मामलों की जल्द पहचान करने, सही समय पर निदान करने और प्रभावी नैदानिक प्रबंधन जैसे उपाय करने से ठीक होने वाले मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 63% से ज्यादा हो गया है और अब तक स्वस्थ होने वाले मामलों की कुल संख्या 5.5 लाख को पार कर गई है। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय मामलों की संख्या से ठीक हुए मरीजों की संख्या 2.5 लाख अधिक हो चुकी है। 19 राज्यों में रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 13.09% और मृत्यु दर 2.63% है। 30 राज्यों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने से कोविड-19 की पहचान के लिए सोमवार तक कुल 1,18,00,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। कोविड-19 जांच के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जांच सुविधा को निरंतर व्यापक बनाने से प्रतिदिन परीक्षण की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रति 10 लाख पर 8,555 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। देश में परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क को सरकारी क्षेत्र की 852 प्रयोगशालाओं और 348 निजी प्रयोगशालाओं के साथ और मजबूत किया गया है। देश में अभी 1200 प्रयोगशालाएं कोरोना नमूनों की जांच के काम में जुटी हैं। कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित उच्च स्तरीय समूह की सिफारिशों और इससे जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर 15वें वित्त आयोग ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने कहा कि महामारी के विशेष हालात को देखते हुए आयोग ने सरकार को भेजी जाने वाली अंतिम रिपोर्ट में स्वास्थ्य पर एक अलग अध्याय शामिल करने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को लेकर अपने विचार रखे और क्षेत्र की प्राथमिकता में बदलाव के आयोग के फैसले की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयोग के सामने पेश विस्तृत प्रस्तुतिकरण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों पर प्रकाश डाला, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाकर 2025 तक 2.5% करना, कुल स्वास्थ्य खर्च की तुलना में प्राथमिक स्वास्थ्य खर्च 2/3 करना और राज्यों की ओर से स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाकर 2020 तक अपने बजट का 8% से ज्यादा करना शामिल है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। दिल्ली में पहली बार कोरोना रिकवरी रेट 80% के पार पहुंच गया है, यानी यहां 10 में से 8 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,246 नए केस सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,13,740 हो गई है। पिछले 24 घंटे में यहां 1,344 लोग ठीक हुए। अब तक 91,312 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच मध्य दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय रेल भवन में कोविड-19 के कुछ और मामले सामने आए। इस कारण 14 और 15 जुलाई को इसे बंद रखने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कल कोविड-19 के 6,497 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,60,924 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में 1,44,507 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं। अभी 1,05,935 मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में 23 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा।
मराठवाड़ा के लातूर जिले में भी 15 से 30 जुलाई तक लॉकडाउन रखने की घोषणा की गई है। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण जिलों सहित जिला प्रशासन मंगलुरु और धारवाड़ में भी 1 सप्ताह से 10 दिन का लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन कड़े दिशा निर्देशों के साथ लागू होगा और इनका उल्लंघन करने वालों से कड़ाई से निपटा जाएगा। जम्मू कश्मीर में आज से पर्यटन चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटकों के प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस चरण में केवल उन्हीं पर्यटकों को राज्य में आने की अनुमति होगी जो हवाई मार्ग से आएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने सार्वजनिक जमावड़े को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में 5 लोगों के इकट्ठा होने और शादी और दूसरे कार्यक्रमों में मौजूदा 50 के बजाय 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,30,60,000 के पार हो चुकी है, जबकि 5,71,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां अब तक 33,61,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,35,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां अब तक 18,84,900 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 72,800 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं बांग्लादेश सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गिब्रेयेसस ने आगाह किया है कि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी की स्थिति खराब हो रही है और निकट भविष्य में चीजें पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाएंगी। गिब्रेयेसस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खासकर यूरोप और एशिया के कई देशों में महामारी पर काबू पाया गया है, लेकिन कुछ अन्य देशों में संक्रमण का रुझान गलत दिशा में बढ़ रहा है। गिब्रेयेसस ने कई देशों में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए देशों से समग्र रणनीति लागू करने का आह्वान करते हुए कहा है कि संक्रमण के नए मामलों में से तकरीबन आधे अमेरिका से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायरस का केंद्र अमेरिका बना हुआ है, जहां अब विश्व के 50% से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। If governments do not clearly communicate with their citizens and roll out a comprehensive strategy focused on suppressing transmission and saving lives, if populations do not follow the basic public health principles of physical distancing, hand washing, wearing masks, coughing etiquette, and staying at home when sick, if the basics aren't followed, there is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर सोमवार को सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा यानी VNR प्रस्तुत किया। इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड महामारी से निपटने के भारत के तरीकों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने उन सभी देशों के साथ एकजुटता जाहिर की जो कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से जूझ रहे हैं और कहा कि हमें अपने सभी विभाजनों और भेदों को मिटा देना चाहिए और SDG लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अपनी प्रगति को और तेज करने के लिए मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए मिलकर प्रयास करने चाहिए। राजीव कुमार ने भारत में बहुआयामी गरीबी को कम करने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने, सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने, सभी लोगों तक बिजली पहुंचाने, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने और स्वच्छता हासिल करने में भारत की प्रगति के बारे में भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारत में 500 मिलियन नागरिकों को दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में शामिल किया गया है और इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन भी किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोविड-19 से लड़ाई में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए घोषित बीमा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने मामलों के त्वरित निस्तारण और जल्द से जल्द नामित लोगों तक लाभ पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में न्यू इंडिया एश्योरेंस के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक की ओर से दिए गए एक प्रस्तुतिकरण में योजना की विशेषताओं और अभी तक उसके कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से प्रस्तुति दी गई, जिसमें 2016 की खरीफ फसल के बाद से PMFBY की चुनौतियों और 2020 के खरीफ फसल मौसम के लिए कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने इस योजना के स्वैच्छिक होने के कारण सभी किसानों के बीच इसका प्रसार सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाने और दावों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए प्रीमियम सब्सिडी जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उर्वरक क्षेत्र के हितधारकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उर्वरक इकाइयों की दक्षता को बढ़ाने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के मुद्दे का समाधान करने के लिए सुधार प्रक्रिया की शुरुआत करना आवश्यक है। चिंतन शिविर के उपसमूह की यह दूसरी बैठक थी। चिंतन शिविर के इस उपसमूह का उद्देश्य उर्वरक क्षेत्र के सामने उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। बैठक के दौरान सभी प्रतिभागियों ने इस क्षेत्र के सामने उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के पहलुओं पर अपने अपने विचारों को साझा किया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि फार्मास्यूटिकल विभाग ऐसे दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है जो देश में आगामी 3 विस्तृत दवा पार्कों और 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए तटस्थ भाव से जगह चयन करने के लिए आधार तैयार करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण एपीआई, केएसएम और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 12 मार्च 2020 को 3 विस्तृत दवा पार्कों और 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों के विकास के लिए एक योजना को मंजूरी दी थी। इसके अलावा भारत सरकार ने देश भर में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री, ड्रग इंटरमीडिएट्स और एपीआई और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की है। रेल मंत्रालय भारतीय रेल को 2030 तक ग्रीन रेलवे बनाने की कोशिशों में मिशन मोड में जुट गया है। दिसंबर 2023 तक सभी बड़ी लाइनों का विद्युतीकरण करने के साथ रेलवे बड़े पैमाने पर सोलर और विंड एनर्जी का उपयोग करेगा। रेलवे ने अब तक 40,000 रूट किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण कर दिया है। दिसंबर 2023 तक बड़ी लाइन नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगी। अब तक 63% रेल लाइनों का विद्युतीकरण कर चुकी भारतीय रेल ने 365 किलोमीटर की कनेक्टिविटी लॉकडाउन के दौरान की। भारतीय रेल बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा के उपयोग में भी जुटी है। 900 स्टेशनों पर 100 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। 400 मेगावाट क्षमता का प्लांट और लगाने की तैयारी है। रेलवे अपने 51,000 हेक्टेयर भूमि पर विशाल सोलर प्लांट की संभावित क्षमता रखता है। रेलवे के 7 उत्पादन इकाइयों, 39 वर्कशॉप, 6 डीजल शेडों और 1 स्टोर विभाग के अलावा कई रेलवे स्टेशनों और वनों को ग्रीन सर्टिफिकेट मिल चुकी है। ग्रीन पहल के तहत भारतीय रेल के 69,000 रेलवे कोचों में 2.44 लाख बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क प्रदान करने के अपने प्रयासों के तहत सभी आईआईटी, एनआईटी और अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों से उनके संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग के निकटवर्ती हिस्सों में सहयोग करने और उन्हें अपनाने के लिए संपर्क किया है। इसका उद्देश्य देश में सड़क अवसंरचना, पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के प्रति छात्रों और शिक्षकों की बौद्धिक समझदारी का लाभ उठाना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज हरियाणा में करीब 20,000 करोड़ रुपए की कुछ आर्थिक गलियारा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। इनमें 35.4 किलोमीटर के 4 लेन वाले रोहाना हसनगढ़ से झज्जर तक की परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 पर पंजाब हरियाणा सीमा से जींद खंड तक 70 किलोमीटर लंबी परियोजना भी शामिल है। आयकर विभाग ने सोमवार को एक लोकप्रिय ज्वेलरी समूह समेत 3 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के 43 परिसरों पर छापा मारा। ये छापे कथित तौर पर कर चोरी से संबंधित थे। सीबीडीटी ने एक बयान जारी करके कहा है कि इन 3 समूहों के कई ठिकाने, जिनमें 20 जयपुर में, 6 कोटा में, 8 दिल्ली में और 9 मुंबई में, यहां तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात और डिजिटल डेटा के रूप में सबूत भी हाथ लगे हैं। इनमें कई संपत्तियों में नकदी के रूप में निवेश का भी संकेत मिला है। अधिकारियों ने कहा कि राजस्थान राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा और ओम मेटल्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के स्वामित्व वाले आम्रपाली ज्वेल्स के परिसर पर भी छापा मारा गया। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात की एक कंपनी के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 204 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को कहा कि उसने आर्डोर ग्रुप ऑफ कंपनीज की अहमदाबाद और सूरत स्थित संपत्तियों को कुर्क किया है। कोच्चि में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने केरल सोना तस्करी मामले के मुख्य अभियुक्तों स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को 21 जुलाई तक 8 दिन की एनआईए की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। एनआईए ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने अपने अपराध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की दूतावास की मोहर और प्रतीक चिन्ह की नकल का इस्तेमाल किया और तस्करी के सोने के आभूषणों के लिए नहीं बल्कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया था।
केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ आज से 2 दिवसीय ऑनलाइन बैठक करेंगे, जिसमें आगामी योजना पर चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय ऑनलाइन बैठक में महामारी के दौरान उठाए गए कदमों की समीक्षा के अलावा राज्य स्तर पर खेल गतिविधियों को फिर शुरू करने, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रखंड और जिला स्तरों पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से नवोदित खेल प्रतिभाओं की पहचान करना शामिल है। और अब बात मौसम और उससे जुड़े हालात की। असम में सोमवार को बाढ़ की स्थिति और खराब होने के साथ राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर प्रमुख नदियां उफान पर हैं। बाढ़ से असम के 27 जिलों के 2000 से ज्यादा गांव के करीब 22 लाख लोग पीड़ित हैं। 60,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ का पानी बढ़ने से कई जगहों पर सड़क यातायात बाधित हुआ है। और अब बात मानसून की। मानसून दक्षिण पूर्व से उत्तरी बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में इसके दक्षिण की तरफ मुड़ने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 15 से 17 जुलाई के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। 16 जुलाई को इन इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस बीच पश्चिमी तट, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।